हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरा नाम है प्रीति चक्रवर्ती और इंजीनियरिंग हब के हमारे इस चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि अभी तक आपने अपना रोड मैप बना लिया होगा, अपनी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी तैयार कर ली होगी ताकि आप अपने एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सकें। पर अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो उनके लिए हम लाए हैं चाणक्य बैच, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एमपी व्यापम की आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के हिसाब से जो एग्जाम होना है उसी के बारे में कंटेंट दिया गया है। कोई भी कंटेंट यहाँ से या वहां से नहीं लिया गया है। एक प्रॉपर कंटेंट, प्रॉपर तरीके से आपके लिए कोर्स डिजाइन किया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर वीडियो चेक कीजिए और अभी इसी वक्त अपने आप को एनरोल कीजिए। फ्रेंड्स, हमारे इस कोर्स में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स और लाइव लेक्चर्स तो मिलेंगे ही, पीडीएफ्स भी मिलेंगी बाइलिंगुअल लैंग्वेज में। साथ ही साथ जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, वो है हमारा एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन। डेली आपका 1 आवर का एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन भी होगा। सो फ्रेंड्स, तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, क्योंकि ये 30 डेज अब आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। एक भी दिन मिस मत कीजिए। आज ही जुड़िए हमारे चाणक्य बैच से। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए कॉल कीजिए हमारे दिए हुए नंबर पर और अपनी तैयारी को एक नए आयाम तक पहुंचाइए। सो फ्रेंड्स, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि हम चाणक्य बैच के थ्रू इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने जा रहे हैं। हमारा मेन एम रहेगा वो सारे टॉपिक्स को कवर करना जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की सीरीज में हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं और मैंने कल आपको जब पीवाईक्यू एनालिसिस भी कराया था तब आपको ये चीज समझाई थी कि ट्रेनिंग ऑफिसर के एग्जाम्स जो हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, उनमें बहुत सी बेसिक्स चीजें पूछी गई हैं। यानी हमें बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की बेसिक नॉलेज का अंदाजा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए फ्रेंड्स, आज हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब आप ये कहेंगे कि मैम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सो बच्चों, मैं वो सारे टॉपिक्स इसमें से कवर करूंगी जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आपको वो उतना डेटा देने की पूरी कोशिश करूंगी जो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी को जब हम स्टार्ट करते हैं सो हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना पड़ता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमें क्यों पढ़ना पड़ता है? क्योंकि अगर जब तक हमें इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स की वैल्यूज नहीं पता होगी, इनमें चार्ज क्या लगता है, किस तरीके से ये वर्क करते हैं, तब तक हम इलेक्ट्रिसिटी को, चार्जेस को, करंट को नहीं समझ सकते। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको ये दिया हुआ है कि ये मैंने एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम लिया है। इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये हमारे जो बाहरी कक्षा में होते हैं, जो आउटर सेल्स होते हैं, वो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव चार्ज होते हैं, जिनकी वैल्यू होती है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसके बाद हम इनसाइड द न्यूक्लियस ये दो चीजें होती हैं, जो कि होती है हमारा प्रोटॉन जो कि होते हैं हमारे, ये जो होते हैं ये होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। ये जो होते हैं ये होते हैं हमारे प्रोटॉन्स।
और ये जो होते हैं ये होते हैं हमारे न्यूक्लियॉन्स, न्यूट्रॉन्स। फ्रेंड, अब हम एक एक करके हमारे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में जानकारी लेंगे कि एक्चुअली में ये होते क्या हैं, इनका काम क्या होता है, इनमें चार्जेस कैसे होते हैं, इनके मास क्यों होते हैं, क्योंकि ये सबसे बेसिक चीजें हैं हमारी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की, तो इससे क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो चलिए हम अपने इलेक्ट्रॉन की तरफ आते हैं फ्रेंड्स, और हमारा इलेक्ट्रॉन जो होता है, जस्ट अ मिनट जी, हमारा जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है हमारा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। साथ में हमारे इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है वो होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। साथ में जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, इस पे जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे m जो होता है इसे हम मास से डिनोट करते हैं। सो हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है हमारा 9.11 इंटू 10⁻31 kg। आई होप कि आपको इलेक्ट्रॉन की सारी चीजें पता चल गई होंगी। ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। नेक्स्ट है हमारा प्रोटॉन। प्रोटॉन जो होता है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है फ्रेंड्स, क्योंकि आप जानते हैं कि जब हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है तो हमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों की जरूरत होती है, तो ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू थी वो थी -1.6, और जो प्रोटॉन की वैल्यू है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट जो मास होता है प्रोटॉन पे वो लगता है, मास ऑफ प्रोटॉन होता है फ्रेंड्स 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। आई होप आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में सबको समझ में आ गया होगा। अब अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन अगर मुझे ये आ जाता है कि -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम किसको दर्शाता है, तो आई होप आप इस माइनस साइन को देख के समझ जाएंगे कि ये जो वैल्यू है ये हमारी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है फ्रेंड्स। आई होप अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम न्यूट्रॉन पे आ जाएंगे फ्रेंड्स, और न्यूट्रॉन जो होता है इसमें कोई भी चार्ज नहीं होते हैं, यानी न्यूट्रॉन्स जो होता है उसमें कोई भी चार्ज नहीं होते हैं। नेक्स्ट अगर हम न्यूट्रॉन जब चार्ज नहीं होते हैं तो उसमें कूलम की कोई वैल्यू नहीं होगी, सिर्फ इसमें मास होता है, और जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अगर हम तीनों मास को देखते हैं फ्रेंड्स तो आपको ये समझ में आएगा कि मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो -27 kg है, लेकिन जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो -31 kg है। इसका मतलब कि जो हमारा प्रोटॉन है वो कैसा होता है, वो ज्यादा हैवी होता है, किससे, हमारे इलेक्ट्रॉन से। अगर मैं इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन
और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में रिलेशन निकालना चाहूंगी। सो फ्रेंड्स सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1840 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली में ये 1837 NE मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, बट हम इसको कंसिडर करते हैं क्योंकि ये नियरेस्ट वैल्यू होती है। सो हम इसको हमेशा कंसिडर करते हैं। आई होप अब अगर जो एटम जो था वो तीन चीजों के कॉम्बिनेशन से मिलके बना था, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अगर प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और इसमें कोई भी चार्ज नहीं होते हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर एटम को जो है वो क्या बना देते हैं, उदासीन बना देते हैं, यानी कि कोई भी चार्ज हमारे एटम में नहीं होता है। आई होप आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट यही करूंगी कि मैं आपको जो भी पढ़ा रही हूँ उसको साथ के साथ आप उसका बनाते जाइए। पीडीएफ तो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे ही, पर आपके जो हैंड रिटन नोट्स रहेंगे वो आपके लिए बहुत ही सफिशिएंट होंगे, बहुत ही ज्यादा आपके लिए यूजफुल होंगे, क्योंकि लास्ट मोमेंट में आपको अपनी लिखी हुई चीजें ज्यादा रिकॉल होती हैं। और ज्यादा से ज्यादा इस तरीके का चार्ट बनाइए, जैसे कि अभी मैंने आपको चार्ज ऑफ पार्टिकल्स पढ़ाया था, मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया था कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, ये कहाँ होता है, आउटसाइड द न्यूक्लियस होता है। सेम प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, इसका मास कितना होता है, ये कहाँ होता है, इन द न्यूक्लियस होता है। सेम न्यूट्रॉन जो होता है इसमें नो चार्ज होता है, इसका मास कितना होता है, और ये भी कहाँ होता है, इन द न्यूक्लियस होता है। आई होप यहाँ तक आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम सिर्फ और सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, हम उसके क्वेश्चंस को भी पढ़ेंगे, ताकि अगर हमारे सामने इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे। मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या रिलेशन है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। सो फ्रेंड्स मोस्टली बच्चे जो हैं वो सेकंड लगा के आएंगे, क्योंकि जस्ट अभी मैंने आपको लिखवाया था, बट ये ऑप्शन गलत है। इसीलिए कहते हैं कि हमें एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्रेंड्स जो फॉर्मूला मैंने आपको दिया था वो फॉर्मूला ME का नहीं दिया था, वो मैंने मास ऑफ प्रोटॉन दिया था, जो कि था 1840 ME। अब अगर मैं ME के रिस्पेक्ट में निकालना चाहूंगी तो आंसर आएगा MP/1840। इसका मतलब कि जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है वो सही है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा गलत है। आई होप अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि हमें किस तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है, क्वेश्चंस भी लगाने हैं, थ्योरी भी तैयार करनी है। आई होप अब आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट। जब हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन पढ़ लिया है तो अब हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पर बढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो एक बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो कंप्राइज होता है 3 चीजों से। दैट इज VIR, यानी कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें हमारा करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होती हैं। सो फ्रेंड्स चलिए अब हम पढ़ते हैं कि किसी भी सर्किट में वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस हम कल की क्लास में पढ़ेंगे फ्रेंड्स, और रेजिस्टेंस को निकालने के लिए हमें कुछ चीजें पढ़नी पड़ेंगी, जैसे कि ओम्स लॉ पढ़ना पड़ेगा, KVL KCL पढ़ना पड़ेगा,
सीरीज पैरेलल पढ़ना पड़ेगा, व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ना पड़ेगा, हमें ये सारी चीजें कवर करनी होंगी। सो आज की क्लास में मेनली मैं करंट और वोल्टेज पर फोकस करूंगी। क्या मुझे कोई बता सकता है करंट क्या होता है? जी हाँ, करंट क्या होता है, ये सब एक बेसिक डेफिनेशन तो दे देंगे कि एक्चुअली में करंट क्या होता है। करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज। लेकिन अगर मैं आपसे ये चीज पूछूं कि कोई भी सर्किट अगर मेरा ओपन है तो क्या इसमें करंट बहेगी? जी नहीं, करंट नहीं बहेगी। क्यों नहीं बहेगी? क्योंकि करंट के लिए सर्किट का क्लोज होना क्या होता है? कंपलसरी होता है। सो हमारा सबसे पहले की करंट जो है वो क्लोज्ड है। अब सेकंड क्या है? करंट जो है वो फ्लो ऑफ चार्ज है फ्रेंड्स। अगर करंट फ्लो ऑफ चार्ज है तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि चार्ज क्या होते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, क्या कभी किसी ने बलून लिया है और बलून को हाथ में रब करके अपने बालों के पास अगर हम ले गए होते हैं तो क्या होता है? वो चिपकता है ना? जी हाँ, वो चिपकता है। ऐसे ही अगर हम जो सर्दियों में रखे हुए कंबल होते हैं, जब वो कभी कभी टच हो जाते हैं गर्मी से हमारे शरीर से, तो क्या होता है? एक चिंगारी जैसी निकलती है। क्यों निकलती है? क्योंकि ये सब होता है चार्जेस के कारण। सो हम कह सकते हैं कि जो हमारा चार्जेस होते हैं वो एक ऐसी अवस्था है जिसके कारण प्रत्येक वस्तु आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है। क्या करती है फ्रेंड्स? वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है। अगर मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को बताना चाहूं तो इट इज एन इमेजिनरी फिनोमेना बाय विच एवरी सब्सटेंस एक्सपीरियंसेस अट्रैक्शन एंड रिपल्शन फोर्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जिस भी चीज में अगर हमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो वो चीज में चार्ज है। फ्रेंड्स, अगर अब मैं ये कह दूं, हाँ एक चीज और मैं आपको बताना भूल गई, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज चाहे वो चार्ज हो, करंट हो, वोल्टेज हो, पावर हो या एनर्जी हो, ये चारों की चारों जो होती हैं ये चारों की चारों जो होती हैं ये स्केलर क्वांटिटी होती हैं। फ्रेंड, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि करंट कौन सी क्वांटिटी है, वोल्टेज कौन सी क्वांटिटी है, पावर कौन सी क्वांटिटी है, तो ये सारी की सारी हमारी स्केलर क्वांटिटीज हैं। नेक्स्ट आ जाइए फ्रेंड्स, तो अभी हम चार्ज की बात कर रहे थे। अगर मैं इस चार्ज में अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास एक कंडक्टर है, जी मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, और ये कंडक्टर में ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन्स का विस्थापन यानी कि D। ये चीज हो गई हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। तब हमारा चार्ज का फॉर्मूला बन जाता है फ्रेंड्स, Q इज इक्वल्स टू NEAD। NE यहाँ पे A जो है वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, D है डिस्टेंस, E है नंबर ऑफ E है इलेक्ट्रॉन्स और N है नंबर ऑफ चार्ज ऑन N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। N जो है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, N जो है
सॉरी फ्रेंड्स, शायद थोड़ी टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं। n जो है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E जो है वो है हमारे चार्जेस ऑन इलेक्ट्रॉन्स। सो अगर मैं ये कहती हूं कि मैं Q इज इक्वल्स टू N इंटू E इंटू A इंटू डी, प्लीज फ्रेंड्स मेरे साथ नोट करते जाइए वरना बाद में बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। A अगर हम 1 मीटर स्क्वायर लेते हैं और D इज इक्वल्स टू 1 मीटर लेते हैं, तब Q की वैल्यू जो होती है वो हो जाती है N इंटू E। इसका मतलब कि अगर मैं Q को 1 कूलम ले लेती हूं तो जो हमारा N रहेगा वो कितना होगा, E की वैल्यू होती है 1.67, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और अगर मैं यहां से N की वैल्यू निकालना चाहूंगी फ्रेंड्स, तो ये आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर प्लस 18। इसका मतलब कि हमें 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे फ्रेंड्स, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 कूलम। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे कि ये हमारे चार्ज में इतने नंबर ऑफ कूलम्स लगते हैं। उसके बाद अब फ्रेंड्स एमसीक्यूज पे आ जाइए, और एमसीक्यूज जो होता है उसके लिए एमसीक्यूज के लिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारा जो एमसीक्यूज है वो उसमें कुछ भी क्वेश्चंस बेसिक आ सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो चार्ज होता है, करंट होता है, ये सारी चीजें कैसी होती हैं, हमारी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। सो क्वेश्चन अगर आपको आता है इस प्रकार का तो आई होप आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हम साथ ही साथ टॉपिक जो कवर कर रहे हैं हम उसके न्यूमेरिकल्स लगाते जाएंगे। n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर हमारा 5 है तो हमें चार्ज फाइंड करना है। जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, Ne होता है, और हमें यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5 दे दिए हैं। इसकी वैल्यू हम 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 रखते हैं, तो ये हमारी Q की वैल्यू आ जाएगी। इसे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी Q की वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट है फ्रेंड, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं हाउ मच इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड फॉर 0.5 कूलम, 0.5 कूलम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। सो फ्रेंड्स हमने जैसे अभी पढ़ा था कि n इज इक्वल्स टू होता है हमारा 6.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ये हमारी n की वैल्यू है। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है 0.5 कूलम के लिए, यानी ये तो थी हमारे 1 Q के लिए। अब अगर मैं इसको आधा करना चाहूंगी तो क्या करना पड़ेगा मुझे 6.25 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम माइनस 19 कूलम को भी आधा करना पड़ेगा। फ्रेंड्स याद रखिएगा, पावर जो होती है वो हाफ नहीं होती है, सिर्फ हमारी वैल्यूज हाफ होती है, इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन करा रही हूँ। तो आंसर आएगा 3.12 इंटू 10 टू द पावर 18 कूलम।
सॉरी ये 18 कूलम होता है प्लस 18 कूलम। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा कि हमें क्वेश्चंस को किस प्रकार से डील करना है और किस प्रकार से हमारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर मैं आपको क्वेश्चन देती हूं, Q is equals to 8t स्क्वायर प्लस 9t आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है और आपको t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर आवेश निकालना है। पर आवेश कितना होगा? फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन देख के डरिएगा नहीं, हमें सिर्फ कुछ नहीं करना है। Q इज इक्वल्स टू 8 है, t स्क्वायर की वैल्यू हमें t की जगह 2 पुट करना है, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2, तो ये हो जाएगा हमारा 8 इंटू 4 प्लस 9 2 ज़ा 18, ये हो जाएगा हमारा 32 प्लस 18, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 50 कूलम। आई होप आप समझ गए होंगे कि हमें कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट आ जाइए, अब है हमारा धारा। फ्रेंड्स, अगर मैं आपको समझाऊं कि हमने कह तो दिया कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, यानी कि इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। लेकिन जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि अगर हमारा सर्किट क्लोज नहीं होगा, यानी कि ये जो भी चीजें होगी वो लागू करती हैं सिर्फ और सिर्फ क्लोज सर्किट पर, सिर्फ और सिर्फ क्लोज सर्किट पर। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गई कि यहाँ पे हम जो चार्ज होता है उसे हम डिनोट करते हैं Q से, और जो इसकी यूनिट होती है वो होती है हमारी कूलम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा धारा। अभी मैंने आपको समझाया था कि धारा जो होती है किसी भी क्लोज सर्किट में, अगर किसी चालक में आवेश प्रवाह हो रहा है, आवेश प्रवाह हो रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे? धारा कहेंगे। अब इसे मैं थोड़ा सा इलैबोरेट करके समझाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, अगर ये मेरा कंडक्टर है और इस कंडक्टर्स में हम सब जानते हैं कि नेगेटिव चार्जेस भी होंगे और हमारे पॉजिटिव चार्ज भी होंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब क्या होता है कि जैसे ही हम इसमें पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज या वोल्टेज देंगे तो क्या होगा कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या होंगे? ये टूटने लगेंगे, ये टूटेंगे और ये क्या होने लगेंगे? बहने लगेंगे। और जब ये बहते हैं तभी क्या होता है, इनमें इनके जो टकराव होता है या जो इनका जो कोलिजन होता है उससे क्या होता है, हमारी एनर्जी निकलती है। क्योंकि कोई भी चीज अगर कोलिजन होगा या कोई भी चीज एकदम से आगे बढ़ेगी तो उसमें कोई भी चीज धारा, जैसे हमारी पानी की धारा भी एकदम से बहती है तो उसमें क्या होता है, एक एनर्जी निकलती है। और जब वो एनर्जी निकलती है तो अगर उसमें बल्ब लगा है, मान लीजिए कि यहाँ पे बल्ब लगा है तो वो हीट एनर्जी बन जाएगी। अगर वो फैन लगा है, अगर वो फैन लगा है तो हमें क्या मिल जाएगी? हमारी मैकेनिकल एनर्जी मिल जाएगी। अगर उसमें कोई साउंड है तो वो हमारी साउंड एनर्जी हो जाएगी। तो हम क्या कहते हैं कि जो, जैसे कि हम जानते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, तो ये चीज हमारी लागू होती है कि जो एनर्जी यहाँ पे बनी वो हमें उस फॉर्म में मिल जाएगी, आउटपुट के फॉर्म में मिल जाएगी। सो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी कंडक्टर में जो करंट होती है वो कैसे बहती है। ठीक है,
अब इसीलिए हम कहते हैं कि कंडक्टर में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है। अब अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं फ्रेंड्स, तो मैं आपको कोई भी फॉर्मूला बनाना सिखाती हूँ, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की बात हुई है, यानी कि हम इसमें चार्जेस की बात कर रहे हैं। साथ ही हम इसमें किसकी बात कर रहे हैं, हम इसमें बात कर रहे हैं रेट की। रेट का मतलब क्या होता है, हमारा टाइम से डिनोट करता है, क्योंकि अगर मैं पंखा अभी चालू करूं और 5 मिनट बाद उसमें करंट फ्लो हो तो क्या हमें वो चीज चाहिए? नहीं। इसीलिए जैसे ही हम सप्लाई दें और वो सप्लाई इतनी सफिशिएंट हो कि वो हमारे कंडक्टर्स को हमारे इलेक्ट्रॉन्स को वो फ्लो कराए, तो हमारा सर्किट जो है वो एकदम प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। इसीलिए अगर मैं अपना हमारी जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से निकालूं तो I जो होता है वो हो जाएगा हमारा dq/dt। फ्रेंड्स याद रखना, I इज इक्वल्स टू q/t गलत फॉर्मूला है, गलत फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है। इसीलिए हम हमेशा I इज इक्वल्स टू dq/dt पे चलेंगे, और क्योंकि Q जो होता है वो हमारा कूलम होता है और T जो होता है वो हमारा सेकेंड होता है, और I की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पेयर। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि एम्पेयर इज इक्वल्स टू कूलम अपॉन सेकेंड, तो आप इस चीज पर टिक करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जैसे कि मैंने ये पहले ही बता दिया था कि ये स्केलर यानी कि अदिश राशि है। ये कैसी राशि है? अदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। अगर फ्रेंड्स आप स्केलर और वेक्टर जानना चाहते हैं तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स पर मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज भी समझा दूंगी। फ्रेंड्स अब अगर हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं बेस्ड ऑन करंट, तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैंने जो सेम क्वेश्चन लिया था Q इज इक्वल्स टू 8t² प्लस 9t और t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पर हमें I चाहिए है, तो क्या होगा? सो फ्रेंड्स अब ऐसे को देखकर बेसिकली आप लोग डर जाते हैं, लेकिन अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो आपके क्वेश्चन पेपर में आए और आप उसे ना अटेम्प्ट कर पाइए। जैसे कि हमें फॉर्मूला है dq/dt। अब dq/dt का d/dt को हटा लें अगर हम, और q की वैल्यू है हमारे पास 8t² प्लस 9t। मैंने आपको जब सिलेबस समझाया था तब उसमें आपको पढ़ाया था कि हमें कुछ बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी पढ़ने पड़ेंगे। तो अगर मैं किसी भी का डिफरेंशिएशन करती हूं, अगर मैं किसी का डिफरेंशिएशन करती हूं चलिए मैं यहाँ ही करा के बताती हूँ। तो डिफरेंशिएशन ये t के रिस्पेक्ट में हो रहा है फ्रेंड्स। तो ये t जो है, ये जो वैल्यू है यानी कि जो x की वैल्यू जो होती है xn जो है वो हो जाता है हमारा nxn-1, यानी कि जो हमारी पावर होगी वो सामने आ जाती है और पावर का हमें एक माइनस करना होता है, प्लस 9t। t का जो होगा वो अभी हम करेंगे। फिर d/dt, t का जो होता है d/dt जो होता है, अगर हम उसी नंबर का कर रहे हैं तो वो हो जाता है 1, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 1। तो ये हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स 8 × 2t प्लस 9। अब हम यहाँ पे t की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमें यहाँ क्वेश्चन में दी गई है 2 सेकेंड्स। तो ये हो जाएगा 8 × 4 प्लस 9, ये हो जाएगा 32 प्लस 9 41 एम्पियर। सो फ्रेंड्स ये हमारा आंसर आ जाएगा 41 एम्पियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे मैं, हाँ ये मैंने बता दी थी कि इसकी जो यूनिट होती है वो एम्पेयर होती है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हम चलते हैं वोल्टेज की तरफ। तो कुछ भी चीज, कोई भी चीजें, कुछ चीजें जैसे वोल्टेज हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ये चारों की चारों चीजें, इनकी यूनिट्स जो है वो वोल्ट ही होती है, बस अपने आप में थोड़ा थोड़ा ये अंतर रखे हुए हैं। जैसे कि अगर मैं वोल्टेज की बात करती हूँ फ्रेंड्स, तो अभी मैंने आपको समझाया कि ये मेरा अगर कंडक्टर है तो ये जो है ये यूनिट चार्ज को इस पॉइंट से इंफिनिटी तक लाने के लिए, यानी कि हम ऐसे पॉइंट्स को यहां तक लाने के लिए जितना भी वर्क यूज होता है, जितना भी कार्य होता है, जब हम क्या करते हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ 5 वोल्ट की बैटरी देती हूँ और 5 वोल्ट से ये जो चार्जेस हैं ये अपनी इंफिनिटी तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, तो मेरा ये 5 वोल्ट की बैटरी काम ही नहीं करेगी। अब अगर मान लीजिए कि सर्किट में मैंने 15 वोल्ट दिया है और 15 वोल्ट में ये जो चार्जेस हैं ये टूटना चालू कर देंगे, बहना चालू कर देंगे और अपने एक बिंदु तक आ जाएंगे जहां पे उनका कोलिजन होना है, जहां पे उनका टकराव होना है, जहां पे एनर्जी बननी है, तो हमारी ये बैटरी जो है वो काम करेगी। यानी कि इस बिंदु को, इस पॉइंट से यहाँ तक जो हमारा आवेश को एक बिंदु तक लाने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे ही हम कहते हैं वोल्टेज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ूं फ्रेंड्स, तो ये देखिए, इसमें वर्क इम्पॉर्टेंट है और इसमें चार्ज इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि वर्क हो रहा है और किसको लाने के लिए हो रहा है? चार्ज को लाने के लिए हो रहा है। अगर मैं V का फॉर्मूला बनाना चाहूं तो V इज इक्वल्स टू होता है W अपॉन Q, और हम इसे कहेंगे W वर्क की यूनिट होती है जूल, और Q की होती है कूलम, V की होती है वोल्ट। और ये एक और हमें इम्पोर्टेंट फॉर्मूला मिल जाता है जो कि सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड, अब आई होप आप समझ गए होंगे वोल्टेज के बारे में। अब हम वोल्टेज डिफरेंस की बात करते हैं। फ्रेंड्स, वोल्टेज डिफरेंस कुछ भी नहीं होता है, 2 पॉइंट्स, क्योंकि हम कंडक्टर के 2 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। अब अगर मैं ये कहती हूँ कि कंडक्टर को जब हमने यहाँ पे सप्लाई दी तो यहाँ पे उसका पोटेंशियल वोल्टेज तो कुछ और ही होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी तक वर्क डन नहीं हुआ था, और फिर यहाँ पे आने में उसका जो है वो पोटेंशियल उसका अलग होगा। इन 2 पॉइंट्स के बीच में, 2 बिंदुओं के बीच में जो हमारा पोटेंशियल होता है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस में भी फ्रेंड्स बस एक चीज याद रखिएगा कि जिस तरफ हमारा जो है वो करंट रहेगा, वो तो सेम रहेगा, यानी कि उस तरफ का वोल्टेज हमें सेम लेना होगा, और जिस तरफ जो करंट है वो जा रही है, यानी करंट यहाँ से यहाँ जा रही है, आपको समझ में आ रहा होगा, VA से VB की तरफ। तो जब भी हम वोल्टेज लिखेंगे तो वोल्टेज लिखेंगे VA, और यहाँ पे जा रही है तो ये प्लस साइन में है तो ये हो जाएगा माइनस VB अपॉन R। अगर मान लीजिए कि ये हमारा जो वोल्टेज है वो है A और B, और यहाँ पे हम बोलते हैं ये हमारा वोल्टेज है VA और ये हमारा VB, तो अब करंट हमारा इस तरीके से जा रहा है तो भी हमारा करंट क्या हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू VA माइनस, और माइनस का उल्टा हो जाएगा प्लस VB अपॉन R। बस फ्रेंड्स, इस चीज को आप याद करेंगे और आपको सारे क्वेश्चंस जो KCL पे डिपेंड है वो आपको बन जाएंगे। नेक्स्ट फ्रेंड, चलिए इसी में एक क्वेश्चन देखते हैं कि अगर मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन ये है, ये 5 ओम का है, ये है हमारे पास A पॉइंट, ये है हमारे पास B पॉइंट, ये है 10 वोल्ट और ये है 5 वोल्ट, ये है -10 वोल्ट और ये है 5 वोल्ट। अभी हमने पढ़ा कि I का फॉर्मूला जो होता है वो होता है
आई का फॉर्मूला V/R होता है। अब हमें वोल्टेज डिफरेंस के फॉर्म में लिखना है, तो हमें देखिए करंट हमारा यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, करंट जहां से जा रहा है उसको तो एज इट इज लिखेंगे 5, जहां पे जा रहा है उसको -10 लिखेंगे और R हम लिख देंगे 5, तो ये हो जाएगा -5/5 यानी कि -1 एम्पेयर। अब अगर मान लीजिए कि मैं दूसरा क्वेश्चन लेती हूं कि इसके रिस्पेक्ट में आप निकालिए, करंट जो है मेरा यहाँ जा रहा है, ये है मेरा 10 वोल्ट, ये है मेरा 5 वोल्ट और ये है मेरा 5 वोल्ट, तब हमारा I बन जाता 10, ये प्लस में है तो ये माइनस में 5/R जो है वो 5, तो ये हो जाएगा 5/5 यानी कि ये हो जाएगा हमारा 1 एम्पेयर। फ्रेंड्स, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से वहां ना जाए। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अच्छा ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स कि चाहे वो वोल्टेज हो, वोल्टेज डिफरेंस हो, इन सब की यूनिट्स जो होती है वो होती है हमारी वोल्ट्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम सर्किट को डिजाइन करते हैं तो हमें ऐसा फोर्स की जरूरत होती है जो कि हमारी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते पर यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज में, उसी को हम क्या कहते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो फोर्स होता है जो किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक भेजता है, उसी को हम क्या कहते हैं,